सुप्रभात बच्चों। डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के हिंदी विषय के ऑनलाइन वीडियो पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत व्याकरण प्रकाश नामक पाठ्य पुस्तक से अपठित बोध गद्यांश एवं काव्यांश के विषय में पढ़ेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो बच्चों, चलते हैं हम अपने प्रकरण की ओर, जिसका नाम है अपठित बोध गद्यांश एवं काव्यांश। अपठित बोध गद्यांश एवं काव्यांश होते क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है और अपठित बोध को हल करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इसके विषय में अब हम चर्चा करते हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश और काव्यांश का अर्थ। अपठित गद्यांश या काव्यांश वे गद्यांश या काव्यांश होते हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा है, अर्थात जो कभी पहले पढ़ा ना गया हो। अपठित शब्द का अर्थ ही होता है कि जो कभी पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश और काव्यांश छात्रों के समक्ष दे करके उस पर भावबोध संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। लेकिन उत्तर देते समय आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश या काव्यांश के वाक्यों को जैसे का तैसा ना उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। अपठित गद्यांश या काव्यांश का उद्देश्य। बच्चों, अपठित गद्यांश या काव्यांश का प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के भाषा बोध एवं उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का मूल्यांकन करना, अर्थात विद्यार्थियों में भाषा बोध की क्षमता क्या है और उनके अभिव्यक्ति क्षमता का मूल्यांकन करना है। अपठित गद्यांश एवं काव्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। अपठित बोध को हल करते समय अपठित बोध के प्रश्नों के उत्तर देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। दिए गए गद्यांश या काव्यांश का 1-2 बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें। प्रश्नों को अलग अलग लिख पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को गद्यांश में रेखांकित कर लें, अर्थात अंडरलाइन कर लें। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। जो भी प्रश्नों का उत्तर देना हो कम से कम शब्दों में दें। यदि शीर्षक देना हो तो पहले उसका रफ पेज पर अभ्यास करें, 2-3 शीर्षक सोचकर लिख लें। तत्पश्चात उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे, जो सबसे अधिक सही और सटीक लगे, उसी को उत्तर के रूप में लिखें। काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय काव्य के भाव को ध्यान में रखकर उसका उत्तर लिखें। तो बच्चों, यह अपठित बोध गद्यांश एवं काव्यांश से संबंधित उनके अर्थ, उनका उद्देश्य और उनको हल करते समय ध्यान देने योग्य बातों पर हमने चर्चा की। अब हम बढ़ते हैं अपठित बोध गद्यांश की तरफ। अपठित बोध गद्यांश पर आधारित अभ्यास प्रश्न 1। आपके सामने एक अपठित बोध गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। एक गद्यांश दिया गया है और नीचे उससे संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर दिए गए हैं। यह उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। आपको इसे पढ़ना है और इसके प्रश्न और उत्तर को देखकर यह समझना है कि अपठित गद्यांश का प्रश्नोत्तर किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। महापुरुषों के जीवन पर एक दृष्टि डाली जाए तो पता चलता है कि उन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उनका साहसपूर्वक सामना किया और विजय का वर्ण किया।
उन्होंने सिद्ध किया कि जीवन की सार्थकता संघर्ष में है। अनेक विद्वानों का कहना है कि जीवन एक संघर्ष है। संघर्षहीन जीवन मृत्यु समान होता है। प्रत्येक मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा होती है कि वह जीवन में उच्च सफलता हासिल कर दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करे। यह सफलताएं मात्र कामना करने से ही नहीं प्राप्त हो जाती हैं, इसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ता है। जीवन में मिली सफलताओं का आनंद तभी तक उठाया जा सकता है जब तक मनुष्य में उसे बनाए रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। जिसमें संघर्ष के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती, वह सफलता की सुख सुविधा से शीघ्र वंचित हो जाता है। जीवन में संघर्ष अपेक्षित होता है, अतः महापुरुषों के द्वारा किए गए संघर्ष से प्रेरणा लेते हुए संघर्ष को साथी बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चों, यह हमारा अपठित गद्यांश है और इस पर आधारित प्रश्नोत्तर को हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, महापुरुषों ने कैसे विजय हासिल की? इसका उत्तर आप सावधानी पूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। उत्तर है, महापुरुषों ने अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना करके विजय हासिल की। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा क्या होती है? उत्तर है, प्रत्येक मनुष्य की नैसर्गिक इच्छा होती है कि वह जीवन में कुछ सफलता हासिल कर दूसरों के समक्ष आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे। प्रश्न संख्या 3 है, सफलताओं का आनंद कब तक उठाया जा सकता है? उत्तर है, सफलताओं का आनंद तब तक उठाया जा सकता है जब तक उसे बनाए रखने की दृढ़ इच्छा शक्ति अपने मन में हो। प्रश्न संख्या 4 है, जीवन की सार्थकता किसमें निहित होती है? उत्तर है, जीवन की सार्थकता संघर्ष में निहित होती है। प्रश्न संख्या 5 है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है सफलता के लिए संघर्ष। इसका शीर्षक और भी कुछ हो सकता है। आप अपने मन में अपनी तर्क क्षमता और अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करके, अपने भाषा बोध का प्रयोग करके भी इसका अन्य शीर्षक लिख सकते हैं। तो बच्चों, यह पहला अभ्यास प्रश्न पत्र था। आपने देखा कि किस प्रकार अपठित बोध गद्यांश हमारे समक्ष है और उसी में से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं। उन्हीं अपठित गद्यांश में से ही उनके प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं। बस हमें आवश्यकता होती है कि ध्यानपूर्वक उन्हें पढ़कर समझने की। बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित अभ्यास प्रश्न 2। मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो एकमात्र गुरु है, वह है उसकी विचार शक्ति। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना की है और मानव सभ्यता का विशाल महल खड़ा किया है। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचारों का अभाव रहता है तो उसका वह शून्य मानस कुविचारों से ग्रस्त होकर एक प्रकार से शैतान के वशीभूत हो जाता है। मानवीय बुद्धि जब सद्भाव से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्त रहती है तो उसकी सदाशयता का कोई अंत नहीं होता है, किंतु जब वहाँ कुविचार अपना घर बना लेते हैं तो उसकी पाशविक प्रवृत्तियाँ उस पर हावी हो उठती हैं। हिंसा और पापाचार का दानवी साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव की विचार शक्ति जो उसे पशु बनने से रोकती है, उसका साथ नहीं देती। अर्थात इस गद्यांश में मानव के विचार शक्ति का वर्णन किया गया है। इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न और उसके उत्तर को अब हम समझते हैं। पहला प्रश्न है, विचार शक्ति का क्या महत्व है? जिसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में प्राप्त होगा। विचार शक्ति ही मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करता है। विचार शक्ति ही मनुष्य को पशु बनने से रोकती है। प्रश्न संख्या 2 है, मानव पर कब पाशविक प्रवृत्तियां हावी हो जाती हैं? इसका उत्तर है, जब मानव के मन में
कुविचार अर्थात बुरे विचार अपना घर बना लेते हैं तो पाशविक प्रवृत्तियां उस पर हावी हो जाती हैं। पाशविक प्रवृत्तियां का अर्थ होता है पशुओं जैसी हरकतें, पशुओं जैसी प्रवृत्ति, पशुओं जैसी आदतें। प्रश्न संख्या 3 है, सद्विचारों से प्रेरित मानव क्या करता है? इसका उत्तर है, सद्विचारों से प्रेरित मानव वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ समाज के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 4 है, मानव की विचार शक्ति उसे क्या बनने से रोकती है? तो जैसा कि इसका उत्तर आपको इसी गद्यांश में प्राप्त होगा कि मानव की विचार शक्ति उसे पशु बनने से रोकती है। प्रश्न संख्या 5 है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है मनुष्य की विचार शक्ति। मनुष्य की विचार शक्ति कैसी होनी चाहिए, इसी पर यह गद्यांश आधारित है। तो बच्चों, अब हम अपने टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपठित काव्यांश की तरफ। अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 1, अपठित गद्यांश की अपेक्षा अपठित काव्यांश थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि अपठित काव्यांश को हल करते समय इसके भाव को ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात कविता के भाव को समझना चाहिए। कविता का भाव क्या कहता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। अपठित काव्यांश है हमारा, हे ग्राम देवता नमस्कार, जन को लाहल से दूर कहीं एकाकी सिमटा सा निवास। रवि शश का उतना नहीं कि जितना प्राणों का होता प्रकाश, श्रम वैभव के बल पर करते हो जड़ में चेतनता का विकास। दानों दानों से फूट रहे 100-100 दानों के हरे घास, या है न पसीने की धारा या गंगा की है धवल धार, हे ग्राम देवता नमस्कार। तुम जनमन के अधिनायक हो, तुम हंसो कि फूले फले देश, आओ सिंहासन पर बैठो यह राज्य तुम्हारा है आशीष। उर्वरा भूमि के नए खेत के नए धान्य से सजे देश, तुम भू पर रहकर भूमि भार धारण करते हो मनुज शेष। महिमा का कोई नहीं पार, हे ग्राम देवता नमस्कार। इस कविता में, इस काव्यांश में कवि ग्राम देवता अर्थात गांव के देवता, ग्रामीण देवता अर्थात किसान को बार बार नमस्कार कर रहा है और किसान की महानता का वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार किसान अपने पसीने की एक एक बूंद से पौधों को सींचकर अन्न उपजाता है, किस प्रकार अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पर हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई पूरे देश के लिए अनाज उपजाते हैं। कवि का यह कहना है कि ग्राम देवता अर्थात किसान सबके सम्राट होते हैं, राजा होते हैं। तो यह कविता, यह काव्यांश किसानों के जीवन पर आधारित है। इसमें किसानों की महानता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, अब हम अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने ग्राम देवता कहकर किसे संबोधित किया है और क्यों? तो उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने किसानों को ग्राम देवता कहकर संबोधित किया है क्योंकि किसान ग्रामीण भूमि के भगवान होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कृषक को कवि ने जनमन का अधिनायक क्यों कहा है तथा उससे क्या अनुरोध किया है? तो उत्तर है, कृषक को कवि ने जनमन का अधिनायक कहा है क्योंकि किसान ही मानव जीवन के आधार होते हैं। जनमन के अधिनायक अर्थात मानव जीवन के आधार, और उनसे यह अनुरोध किया है कि वे सदैव उन्नति करें, सदैव प्रगति करें, सदैव आगे बढ़ें, क्योंकि किसान की ही उन्नति में राष्ट्र की उन्नति है, किसान की ही उन्नति में हमारे देश की उन्नति है। अगला प्रश्न है, ग्राम देवता जड़ में चेतनता का विकास कैसे करते हैं? इसका उत्तर है, ग्राम देवता अपने कठिन परिश्रम से
जड़ में चेतनता का विकास करते हैं। अगला प्रश्न है, एक दाने में 100 दाने फूटने का कारण कवि ने क्या बताया है? इसका उत्तर है, किसान अपने कठिन परिश्रम और मेहनत के बल पर एक दाने में से 100 दाने के बराबर अनाज उपजाता है। दानों दानों से फूट रहे 100 दानों के हरे घास, या है न पसीने की धारा, या गंगा की है धवल धार। कब यहाँ कहते हैं कि किसान अपने पसीने की धारा बहाकर अपने पसीने की एक एक बूंद से छोटे से पौधे को सींच कर बड़ा करते हैं और उस एक दाने में 100 दाने के बराबर अनाज उपजाते हैं। अगला प्रश्न है, उर्वरा भूमि कौन सी होती है? इसका उत्तर है, उपजाऊ भूमि उर्वरा भूमि होती है। एक ऐसी भूमि जिसमें अन्न अधिक उपजता है, अर्थात वह अधिक उपजाऊ होती है, उसी उपजाऊ भूमि को उर्वरा भूमि कहते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। उसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्न संख्या 2। यह कविता है, करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, इतनी खुशियां बांटो सबको हर दिन पर्व दिखाई दे। हरे वृक्ष जो काट रहे हैं उन्हें खूब धिक्कारो, खुद भी पेड़ लगाओ इतने धरती स्वर्ग दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे, कोई मानव शिक्षा से भी वंचित नहीं दिखाई दे, सरिताओं में कूड़ा करकट संचित नहीं दिखाई दे। वृक्ष रोप कर पर्यावरण का संरक्षण ऐसा करना, दुष्ट प्रदूषण का भय भू पर किंचित नहीं दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे। हरे वृक्ष से वायु प्रदूषण का संहार दिखाई दे, हरियाली और प्राणवायु का बस अंबार दिखाई दे। जंगल के जीवों के रक्षक बनकर तो दिखला दो, जिससे सुखमय प्यारा प्यारा ये संसार दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे। वसुंधरा पर स्वास्थ्य शक्ति का बस भरमा आधार दिखाई दे, जड़ी बूटियों औषधियों की बस भरमार दिखाई दे। जागो बच्चों जागो मानव यत्न करो कोई ऐसा, कोई प्राणी इस धरती पर ना बीमार दिखाई दे। करके ऐसा काम दिखा दो जिस पर गर्व दिखाई दे। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कविता में कविया कहते हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए जिस पे गर्व हो, अभिमान हो, हमें पूरे समाज को अभिमान हो। हरे वृक्षों को हमें काटना नहीं चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, अर्थात पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और सरिताओं में अर्थात नदियों में, तालाबों में हमें कूड़ा कचरा गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हमें वृक्षारोपण के कार्य को संरक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि इस धरती पर से प्रदूषण को दूर किया जा सके। और जब इस धरती पर चारों तरफ हरियाली रहेगी, तो चारों तरफ जब हरी भरी हमारी धरती दिखाई देगी, तो यह संसार बहुत प्यारा, यह धरती माँ बहुत प्यारी प्यारी लगेंगी। और जब अधिक से अधिक पेड़ पौधे और वृक्ष होंगे, तो उनसे प्राप्त जड़ी बूटियों से जीवन रक्षक दवाइयाँ बनेंगी और धरा पर अर्थात पृथ्वी पर हर व्यक्ति, हर मनुष्य स्वस्थ होगा, निरोगी होगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने की बात कहते हैं। अब हम चलते हैं इस काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर की तरफ। पहला प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि कवि पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर है? तो उत्तर है हाँ, कवि पर्यावरण संरक्षण के प्रति अत्यंत गंभीर हैं। अपने इस कविता के माध्यम से कवि वृक्षारोपण के महत्व को बता रहे हैं, प्रदूषण को कम करने का आह्वान कर रहे हैं और इस धरती को हरा भरा रखने का संदेश दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, यह संसार प्यारा प्यारा कब दिखाई देने लगेगा? उत्तर है, जब धरती पर चारों तरफ हरे भरे वृक्ष और हरियाली दिखाई देने लगेगी, तब यह संसार प्यारा प्यारा दिखाई देने लगेगा। प्रश्न संख्या 3 है,
कवि किन्हें धिक्कारने की बात कह रहे हैं? उत्तर है, जो हरे भरे पेड़ पौधों और जंगलों को काट रहे हैं, कवि उन्हें धिक्कारने की बात कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 है, धरती स्वर्ग की तरह कब दिखाई देगी? इसका उत्तर है, जब पृथ्वी पर चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और हरियाली दिखाई देगी, तब हमारी धरती स्वर्ग की तरह दिखाई देगी। प्रश्न संख्या 5 है, इस धरती पर कोई प्राणी कब बीमार नहीं दिखेगा? तो इसका उत्तर है, जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे से प्राप्त जड़ी बूटियों और औषधियों की भरमार होगी, तब धरती पर कोई भी प्राणी बीमार नहीं दिखाई देगा। तो बच्चों, यह हमारा अपठित बोध गद्यांश एवं काव्यांश पे आधारित दो उदाहरण थे। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपठित बोध को जानने का और समझने का प्रयास करेंगे। अपठित बोध गद्यांश और काव्यांश होते क्या हैं और उनको हल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके विषय में आप समझने का प्रयास करेंगे। इन उदाहरणों के माध्यम से आप यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि अपठित बोध गद्यांश एवं काव्यांश के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दिया जाता है। अपठित बोध गद्यांश एवं काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश या काव्यांश के आधार पर हमें देने होते हैं। बस हमें सावधानी पूर्वक और अच्छे से उन्हें पढ़ के उनको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, अपठित बोध गद्यांश और काव्यांश का वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप अपठित बोध गद्यांश एवं काव्यांश के विषय में अच्छे से समझेंगे।